हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि तैयारी अच्छी चल रही होगी और परीक्षा में आप बेहतर परफॉर्म कर आएंगे। लेकिन फिर भी मैंने पिछले ऑनलाइन कक्षा के कुछ प्रश्नों को देखा, जिससे मुझे लगा कि आज आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर आना आवश्यक है, ताकि आप परीक्षा में और बेहतर कर सकें। आज का हमारा विषय है भाषा से संबंधित, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो, उर्दू भाषा हो। आज हम लोग भाषाई कौशल पर चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि भाषाई कौशल 4 हैं, यानी 4 भाषाई कौशल की चर्चा हम लोगों ने क्लास में की है। श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल यानी बोलना कौशल, और पढ़ना कौशल, लिखना कौशल। इन 4 कौशलों में सबसे बुनियादी यानी आधारभूत कौशल श्रवण कौशल को माना जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे बच्चों में श्रवण कौशल का विकास कैसे हो, बेहतर तरीके से बच्चों में श्रवण कौशल का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, ताकि आगे चलकर वो अन्य 3 कौशल को भी बेहतर तरीके से सीख जाए। तो श्रवण कौशल को विकास करने के लिए हम लोग आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे चर्चा का माध्यम बिल्कुल सहज और आसान भाषा होगी। बिल्कुल आपके भाषा से जुड़ी हुई भाषा के माध्यम से हम आज के क्लास को बताएंगे। उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बहुत बेहतर तरीके से, आज के क्लास का जो टॉपिक है उसका कंटेंट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर वास्तव में आपको क्लास बेहतर लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और अपना कमेंट भी हमें लिखकर बताएंगे। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों में श्रवण कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है। श्रवण कौशल के विकास को हमने हेडलाइन के रूप में लिखा है श्रवण कौशल की रणनीति या श्रवण कौशल की प्रक्रिया उपागम, यानी बच्चों में श्रवण कौशल की प्रक्रिया कैसी होती है। इसको हम समझने के लिए सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई बालक है जिसे हमें भाषा सिखानी है, अभी वो कुछ नहीं जानता है कोई भाषा के बारे में, सपोज दैट आप हिंदी भाषी हैं और आपको बंगला सीखनी है, तो आप किस प्रक्रिया से गुजरेंगे। भाषा सीखने में कौन कौन सी प्रक्रिया आपके सामने आएगी। आपका शिक्षक, भाषा का शिक्षक आपको उस भाषा की शुरुआत, भाषा सिखाने की शुरुआत कैसे करेगा। तो आपका जवाब होगा कि सर, सबसे पहले मैं उस भाषा के ध्वनि की पहचान करूंगा, अक्षरों की पहचान करूंगा, उसके वर्णमाला की पहचान। आप सबसे पहले भाषा की ध्वनि समझेंगे, उसके बाद उस भाषा की वर्णमाला को समझेंगे, वर्णमाला के बाद फिर उसके अक्षर या शब्दों को समझेंगे, शब्दों के बाद फिर वाक्य बनाना सीखेंगे, वाक्य बनाने के बाद फिर शब्द की रचना, क्रिया, संज्ञा, विशेषण आदि आदि शब्दों को सीखेंगे। यानी कहने का अर्थ हमारे ये है कि किसी भी भाषा को सीखने की शुरुआती चरण में हम पहले उस भाषा में लिखना और पढ़ना सीखते हैं। यानी उस भाषा के अक्षर को लिखना सीखेंगे, शब्दों को लिखना सीखेंगे और उसके बाद पढ़ना सीखते हैं। लिखना और पढ़ना ये दोनों काम हमारा साथ साथ चलता है। तब हम उस भाषा में लिखने और पढ़ने में जब सक्षम हो जाते हैं, ये भाषा की एक आसान प्रक्रिया है। भाषा सीखने की ये पहली प्रक्रिया है। यानी भाषा सीखने की पहली प्रक्रिया में हम भाषा की रचना, भाषा के ध्वनि, शब्द, वर्ण, मात्रा और शब्दों के रूप आदि को समझते हैं। जब हमें पूरी तरीके से लिखना पढ़ना आ जाता है, तब हम भाषा विकास के दूसरे चरण में जाते हैं कि अब उस भाषा में, दूसरे चरण में हम लोग क्या करते हैं कि उस भाषा में, जो भाषा हमने सीखी है, उस भाषा में हम अपने मौलिक विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं, हम अपने मौलिक विचारों को उस भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं कि नहीं है। तो 2 टाइप हुआ। पहली
यानी भाषा सीखने के लिए हम दो टाइप इस्तेमाल करते हैं। पहली प्रक्रिया के तहत हम भाषा की रचना, भाषा के अक्षर ज्ञान, भाषा के शब्द निर्माण, भाषा के वाक्य रचना आदि को सीखते हैं। जब हमें लिखना और पढ़ना आ जाता है तब हम उस भाषा के माध्यम से अपने मौलिक विचारों को रखना, किसी कहानी के निष्कर्ष को समझ लेना, किसी नोटिस या न्यूज़ या अखबार में छपे किसी न्यूज के सार को निकाल लेना, यानी अपने जब मौलिक विचारों को, अपने चिंतन को हम भाषा में शामिल कर देते हैं तो ये हमारी भाषा सीखने की अंतिम या उच्च प्रक्रिया कहलाएगी। इसी बात को हम लोग आज सीखेंगे श्रवण कौशल की रणनीति में, यानी श्रवण प्रक्रिया उपागम। ये जिस बात की हमने चर्चा किया कि पहले एक भाग में बच्चे भाषा के अक्षर, मात्रा आदि का ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वमुखी रणनीति। यानी हम यूं कह सकते हैं अब कि श्रवण प्रक्रिया दो भागों में चलती है। श्रवण की प्रक्रिया दो तरीके से चलती है, एक बॉटम टू अप प्रोसेस और एक टॉप टू डाउन प्रोसेस। बॉटम टू अप प्रोसेस को हम कहते हैं नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर कहें या बॉटम टू अप प्रोसेस कहें या ऊर्ध्वगामी श्रवण प्रक्रिया कहें या ऊर्ध्वमुखी प्रक्रिया कहें, ये सभी एक ही बात है। ये नीचे से ऊपर की ओर का मतलब क्या होता है कि भाषा के सीखने के क्रम में हम सबसे पहले भाषा के विशिष्ट बारीकियों को सीखते हैं। विशिष्ट बारीकियां मतलब भाषा के ध्वनि की पहचान, अक्षर की पहचान, मात्रा की पहचान, शब्द बनाना, वाक्य बनाना या वाक्य के खंड को पहचानना कि इस वाक्य में विशेषण शब्द को छांटिए या संज्ञा शब्द को छांटिए, क्रिया शब्द को छांटिए आदि। जब हम लिखना और पढ़ना जान जाते हैं बेहतर तरीके से तो यही कहलाता है हमारा नीचे से ऊपर की ओर। सबसे पहले हमने ये मूल बातें सीखी और इस चीज़ को सीखने के बाद हम सक्षम हो जाते हैं अपने दैनिक जिंदगी में, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम बातचीत करते हैं, अपने डेली लाइफ में जो बातचीत करते हैं, उस बातचीत को करने में सक्षम हो जाते हैं। यानी अब हम दो चार बातें जो स्कूल घर की है कि मुझे चाय पीनी है, उसे हम उस भाषा में बोल सकते हैं जिस भाषा को हमने सीखा है। तो ये ऊर्ध्वमुखी रणनीति के तहत क्या होता है आपको ये समझना, चूंकि सवाल जो आते हैं सीटेट में इसी बिंदु से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो बॉटम टू अप प्रोसेस के अंतर्गत हम भाषा में लिखना और पढ़ना सीखते हैं। शॉर्टकट में अगर बात किया जाए तो हम यूं कहेंगे सर कि भाषा प्रक्रिया उपागम के दो चरण हैं, एक टॉप टू डाउन अधोगामी प्रक्रिया और दूसरी बॉटम टू अप प्रक्रिया। बच्चे को जब कोई नई भाषा सिखानी होती है तो सबसे पहले हम इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। इसके अंतर्गत हम पहले बच्चे को ध्वनि, अक्षर, मात्रा, शब्द, वाक्य वगैरह बनाना सिखाते हैं। इस लेवल में बच्चा लिखना और पढ़ना सीख जाता है। अब लिखने और पढ़ना सिखाने के क्रम में बच्चे को हम ये सारे कार्य करवाते हैं, जैसे डिक्टेशन करवाना, वाक्य से शब्दों को छांटना, मतलब एक सेंटेंस हमने दे दिया या एक पैसेज या एक छोटी सी कहानी हमने दे दी या एक छोटा सा निबंध हमने दे दिया और कहा कि इस वाक्य में, इस सेंटेंस में या इस निबंध में आए विशेषण शब्द को छांटकर अलग कीजिए या इस शब्द में आए तालाब शो वाले शब्द को छांटकर अलग कीजिए, संज्ञा शब्द को अलग कीजिए। तो ये वाक्य से शब्दों को छांटना या विशिष्ट तथ्य निकालना, यही कहलाता है विशिष्ट तथ्य। संज्ञा निकालिए तो संज्ञा हो गया, विशिष्ट तथ्य निकालिए। सजातीय शब्द हमने कह दिया कि 5 सेंटेंस हमने दे दिया बच्चों को और कहा इस सेंटेंस को नकारात्मक बनाइए, या हमने कह दिया 5 सेंटेंस दे दिया, इस 5 सेंटेंस में कौन कौन सा शब्द संज्ञा है इसे बाहर कीजिए। या एक सेंटेंस हमने दे दिया और उस सेंटेंस में, जैसे हमने सेंटेंस दे दिया भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और अब हमने कहा कि ये स्वतंत्र शब्द का एक सजातीय शब्द निकालिए। तो सजातीय शब्द स्वतंत्र का मतलब हो जाता है आज़ादी, तो वो सजातीय शब्द आज़ादी निकालेगा।
क्लोज राइटिंग या क्लोज श्रवण। तो ये क्लोज श्रवण क्या है कि जब हम किसी लिमिटेड या सीमित या निर्धारित पैसेज या कोई कहानी मौखिक सुनाते हैं और उसी मौखिक कहानी सुनाई गई कहानी के अंदर के शब्द या वाक्यों को हूबहू बच्चे को फिर से बोलने के लिए कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोज श्रवण। मतलब हमने 5 वाक्यों का एक निबंध बच्चों को बताया और इसी 5 वाक्यों के अंदर से ही कोई एक वाक्य या 5 वाक्य फिर से बच्चों को हूबहू दोहराने के लिए कह दिया, तो ये कहलाता है क्लोज श्रवण। या अगर क्लोज राइटिंग का मतलब भी वही होता है कि 5 वाक्य हमने बच्चों को सुनाया और इसी 5 वाक्यों को हूबहू बच्चे को लिखने के लिए कह रहे हैं, तो ये कहलाएगा क्लोज राइटिंग। तो क्लोज राइटिंग, क्लोज श्रवण, हमने बच्चे से सवाल कर दिया और उस सवाल का जवाब एक शब्द में अगर है, या हमने बच्चों को रिक्त स्थान दिया और रिक्त स्थान के नीचे 10 शब्द भी दिए हुए हैं और बच्चों को कह रहे हैं कि यही शब्द में से किसी एक सभी शब्दों को इस रिक्त स्थान में पूर्ति करना है, ये सारे क्लोज राइटिंग या क्लोज श्रवण कहलाएंगे। क्लियर है? तो श्रवण प्रक्रिया उपागम 2 भाग में है। एक को आपको याद रखना बॉटम टू अप प्रोसेस, यानी नीचे से ऊपर की ओर। इसी को हिंदी टर्म में भी आप याद रखनी है, ऊर्ध्वगामी श्रवण प्रक्रिया और ऊर्ध्वमुखी श्रवण प्रक्रिया, दोनों एक ही चीज है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को कैसे श्रवण में प्रैक्टिस करवाते हैं, सुनने में क्या क्या प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इसके तहत बच्चों को सुनने की क्षमता को विकास करने के लिए डिक्टेशन करवाते हैं। एक वाक्य हम 2 बार 4 बार बोलते हैं और बच्चों को कहते हैं वही वाक्य आप दोबारा बोलिए या लिखिए। विशिष्ट तथ्य, कोई वाक्य हमने बोल दिया और उससे कोई विशिष्ट शब्द को चुनने के लिए या निकालने के लिए कहना। सजातीय शब्द, कोई एक सेंटेंस या कोई एक निबंध बोल दिया या कोई एक शब्द बोल दिया और उस शब्द से मिलता जुलता शब्द आपसे पूछ लिया। क्लोज राइटिंग और क्लोज श्रवण का भी मतलब वही होता है कि एक सीमित लेख के अंदर से कुछ निकालना या कुछ लिखना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब एक प्रश्न पूछा और उसका जवाब एक शब्द में या एक वाक्य में है। ये सारी प्रक्रिया हम करते हैं श्रवण में और यह प्रक्रिया कहलाता है बॉटम टू अप प्रोसेस। याद आपको सिर्फ इतना रखना है कि सुनने के कौशल को विकसित करने के लिए हम 2 चरणों से गुजरते हैं। पहले चरण में बच्चे को उस भाषा का अक्षर ज्ञान, वाक्य, शब्द वगैरह रचना, यानी हिंदी या कोई भी भाषा हम सिखा रहे हैं, सपोज हिंदी ही सिखा रहे हैं, तो हिंदी के में लिखना और पढ़ना सिखाने के लिए हमें जो जो प्रक्रिया करना पड़ता है उसी को कहते हैं नीचे से ऊपर की ओर या बॉटम टू अप प्रोसेस। इसके तहत इतने सारे काम आते हैं और इस तरीके से अगर बच्चे को हमने सिखा दिया है तो अब बच्चा आधारभूत या मूलभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल करने में सक्षम हो जाएगा। मतलब अगर 1-2 बच्चा आपस में बातचीत कर रहा है कि कल हमने अपने घर में ये काम किया, मैं कल मार्केट गया था पापा के साथ मार्केट जाने के बाद मैंने ये खिलौने खरीदे, वो खिलौने खरीदे। इस तरीके से बात करने में अगर वो सक्षम हो गया है तो इसका मतलब है कि बच्चों ने इस प्रक्रिया को पूरी कर ली है। मतलब आधारभूत या मूलभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल में रोजमर्रा की बातचीत आती है। जब बच्चे को बॉटम टू अप प्रोसेस से हमने श्रवण कौशल डेवलप कर दिया है तो बच्चा सुन सुनकर इतना करने में सक्षम हो गया है कि वो अपने डेली लाइफ की बातों को आपस में संप्रेषण कर सकता हो। मतलब अपने एक दूसरे स्टूडेंट या बच्चों के बीच संप्रेषण करने की क्षमता विकसित हो गई है। ये है बॉटम टू अप प्रोसेस। इसी का दूसरा हिस्सा है टॉप टू डाउन प्रोसेस। टॉप टू डाउन प्रोसेस को हिंदी में अधोगामी प्रक्रिया या अधोगामी रणनीति कहते हैं। अधोगामी रणनीति के तहत अब बच्चे का लिसनिंग पावर हाई लेवल का हो गया है। अब बच्चा आपके कहे गए कथन को सुनकर उसका भाव निकाल लेता है। आपसे बातें करते करते जब आप समझ जाते हैं कि सामने वाला बात किस उद्देश्य से कर रहा है, सामने वाला बात हमें समझाना क्या चाह रहा है, जब हम अपने चिंतन करने की प्रक्रिया में
या यूं कहें कि जब सामने वाले से बातचीत करने के दौरान ही आप उनके सार को समझ जाते हैं कि वो हमें कहना क्या चाह रहा है, वो हमें समझाना क्या चाह रहा है, वो हमें क्यों समझा रहा है, या इनकी कही गई कथन का निष्कर्ष क्या होता है। जब आप इस पर तर्क करना शुरू कर देते हैं, बातचीत के माध्यम से किसी के सार को या निष्कर्ष को या कंक्लूजन को निकालना शुरू कर देते हैं या निकालने में सक्षम हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं टॉप टू डाउन प्रोसेस। यानी जब आप भाषा में अपने चिंतन का भी प्रयोग करने लगे, अपनी कल्पना शक्ति का, अपनी संज्ञानात्मक क्षमता का, अपने अमूर्त चिंतन को, अपने अमूर्त कंटेंट को मूर्त रूप में समझने लगे, उसी को हम लोग कहते हैं टॉप टू डाउन प्रोसेस। टॉप टू डाउन प्रोसेस का अर्थ हमने यहाँ लिखा है कि मुख्य बिंदु को समझ लेना या केंद्रीय भाव को समझ लेना। आपको हमने एक पैसेज दिया, आपने एक पैसेज पढ़ा और उस पैसेज का पूरा सार क्या है, उस पैसेज से हमें क्या मैसेज देना चाह रहा है, ये आप समझ गए, या ये किस विषय पर ये पैसेज लिखा गया है ये आप समझ गए, तो इसका मतलब होता है उसका सेंटर पॉइंट आपने समझ लिया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप एक फिल्म देखने गए और फिल्म देखने के बाद दोस्तों के पास आकर उस फिल्म को समझाने लगे कि भाई ये फिल्म हमने देखी, इस फिल्म में ये दिखाया गया है, तो समाज के इस मुद्दे को उठाया गया है और इस मुद्दे पर इस फिल्म को बनाया गया है। तो इसका मतलब हुआ कि फिल्म का केंद्रीय भाव आपने समझ लिया कि इस फिल्म के बनाने का उद्देश्य क्या है, समाज के किस मुद्दे को इस फिल्म में उठाया गया है, क्या हो रहा है समाज में, यही दिखाया गया है इस फिल्म में। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी मुख्य बिंदु या किसी पैसेज या किसी कहानी का केंद्रीय भाव अगर समझने में सक्षम हो गए, या समझने के लिए अनुमान लगाने में सक्षम हो गए, या निष्कर्ष निकालने में या उसका सारांश करने में, संक्षेपण करने में आप सक्षम हो गए, और ये सब काम करने के लिए अगर आप सुन रहे हैं, मतलब कोई चीज़ आप सुन रहे हैं, किसी का स्पीच सुन रहे हैं, किसी नेता का भाषण सुन रहे हैं, और भाषण सुनते सुनते आपको ये समझ में आ गया कि ये हमें बोलना या समझाना क्या चाह रहा है, इनके पूरे 1 घंटे के भाषण का पूरा सार क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, ये सारा चीज अगर आप करने के लिए सुन रहे हैं तो ये कहलाएगा टॉप टू डाउन प्रोसेस। इसके अंतर्गत हम लोग संज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई निपुणता हासिल कर लेते हैं। संज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई निपुणता, इसका मतलब यही होता है कि भाषा अब हम केवल पढ़ना और लिखना नहीं सीख गए हैं, बल्कि भाषा के माध्यम से हम किसी के केंद्रीय भाव को, किसी के विचार को समझने में भी निपुण हो गए हैं। हम आपके कथन से ही समझ जाते हैं कि आपके दिल में क्या है। अगर ये क्षमता हम में आ गई है तब हमारा ये श्रवण का प्रोसेस कहलाएगा टॉप टू डाउन प्रोसेस। इसके अंतर्गत संज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई निपुणता हासिल कर लेते हैं। इसी को अंग्रेजी में शॉर्टकट में CALP, कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज। इसके अंतर्गत बच्चे क्या करते हैं अब ये देखेंगे। अनुमान लगाना, सारांश लिखना, किसी गद्यांश को हमने सुनाया, किसी कहानी को हमने सुनाया बच्चों को हमने कहानी, एक छोटी सी कहानी सुनाई, 2 बार सुना दी, 3 बार सुना दी, और कहा कि अब इस कहानी को आप अपने शब्दों में लिखिए, बदल कर अपनी भाषा में। तब अगर बच्चा इस लिखने में सक्षम हो गया तो हम कहेंगे वह श्रवण प्रक्रिया के इस लेवल को छू गया है, यानी इस लेवल पर अब वो काम कर रहा है कि अब वो हूबहू नहीं लिख रहा है, बल्कि आपने क्या कहा, उन्होंने जो समझा उसको ट्रांसलेट करके उसको अपनी भाषा में अपने शब्दों के साथ बदल कर वो उस कहानी को फिर से लिख दिया। या आप कोई अधूरी कहानी दे दिए और कहे कि अब अनुमान लगाकर बताओ कि इस कहानी का अंत क्या होगा, या आप एक कोई ऐसा कहानी सुना और उससे बच्चे को कह दिए कि बताओ इस कहानी का टाइटल क्या हमें रखना चाहिए। तो बच्चा जब उसके केंद्रीय भाव को समझ लेगा, उस कहानी का नाम रखने में सक्षम हो जाएगा, तो हम कहेंगे बच्चा अनुमान लगाने में सक्षम हो गया है, सारांश लिखने में सक्षम हो गया है।
किसी कहानी या किसी गद्यांश के मुख्य विचार को समझने में सक्षम हो गया है, केंद्रीय भाव सेंटर पॉइंट उस कहानी का क्या है ये समझने में सक्षम हो गया है, अमूर्त विचार करने लगता है। और एक नया वर्ड है एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन कार्य करना। एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन कार्य का मतलब होता है किसी कहानी के अंदर जो मेन रोल है उस जगह पर अपने आप को रखकर सोचना। जैसे हमने एक कहानी सुनी और उस कहानी में किसी एक रोल को दिखाया गया कि वो बहुत ही स्वार्थी था। अब हम बच्चे से पूछेंगे कि बताइए उस लड़के की जगह, जो कहानी में वो लड़का स्वार्थी था, उस जगह पर अगर आप रहते तो आप वहाँ क्या करते, उसकी मदद कैसे करते, या आप अपने स्वार्थ को देखते या उसको उसकी मजबूरी को देखकर उसकी मदद करते। तो जब किसी कहानी या किसी निबंध में किसी रोल में बच्चा अपने आप को उस जगह पर रख के देखता है, सोचता है, समझता है, उसी को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव। इसके अंतर्गत हम लोग अपने पूर्व अनुभव या पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हैं। तो आज हमारे टॉपिक का मुख्य विषय यही था कि श्रवण कौशल की कौन कौन सी रणनीति होती है। श्रवण कौशल की दो रणनीति होती है। एक रणनीति को कहा जाता है बॉटम टू अप प्रोसेस और एक रणनीति को कहा जाता है टॉप टू डाउन प्रोसेस। बॉटम टू अप प्रोसेस में बच्चा लिखना और पढ़ना सीखता है, यानी कोई भी नई भाषा का लिखना और पढ़ना सीखता है, और जब लिखने और पढ़ने में सक्षम हो जाता है तो फिर उस भाषा में वो तर्क करना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, अपने मौलिक विचारों को मौखिक रूप देना, भाषण के माध्यम से बोलना, या कोई अपनी कल्पना को लिखित रूप देना। जब बच्चा ये करने लगता है, अपने भाषा में चिंतन का प्रयोग करने लगता है, तो हम इसको कहते हैं टॉप टू डाउन प्रोसेस। बॉटम टू अप प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग बच्चों को डिक्टेशन करवाते हैं, कहानी को हूबहू लिखवाते हैं या किसी सेंटेंस को हूबहू लिखवाते हैं, किसी वाक्य या वाक्य खंड या किसी पैसेज को देने के बाद उस पैसेज से मुख्य मुख्य शब्द को छांटते हैं, या कोई प्रश्न जिसका एक ही उत्तर हो, एक ही शब्द हो, एक शब्द ये जवाब हो, वो यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न वगैरह करवाते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों को हम एक पैसेज देते हैं या कहानी सुनाते हैं और उस कहानी के केंद्रीय भाव को जानने की बच्चों से कोशिश करते हैं। यही था आज का हमारा टॉपिक। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को अगर हम कर लेते हैं तो और ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम निकालते हैं क्वेश्चन, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। लिखने का तो समय फिर ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन को सिर्फ आप लोगों को सुना देते हैं और इसका जवाब आप लोग देने की कोशिश करेंगे। इस बिंदु से किस टाइप से अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पूछे हुए क्वेश्चन को हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि आप लोग इस दोनों से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करने में अब सक्षम हुए कि नहीं हुए। जैसे पहला क्वेश्चन है, बुनियादी अंतःवैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल समुन्नत करने के लिए कौन सी गतिविधि बेहतर है। बुनियादी अंतःवैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल समुन्नत करने के लिए कौन सी गतिविधि होनी चाहिए। क्या कह रहा है ये? बुनियादी, आधारभूत या मूलभूत या बुनियादी, तीनों एक ही वर्ड है। बुनियादी अंतःवैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल को विकसित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए टीचर होने के नाते। ऑप्शन इसका सही है, शिक्षार्थियों का अपना रोजमर्रा की गतिविधियों पर दूसरे से संवाद करना चाहिए। तो पता ये चला कि अगर ये टॉपिक पर सवाल आए तो इसमें यही समझना है कि रोजमर्रा से रिलेटेड जो बातें हम करते हैं वही है BICS। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पाठक अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थगत और वाक्यात्मक संकेत बना लेता है और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाता है। यह पाठक के पढ़ने का कौन सा मॉडल है। तो आप क्या कहेंगे, बॉटम टू अप कहेंगे कि टॉप टू बॉटम कहेंगे। क्योंकि अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग कर रहा है वो बच्चा, तो पूर्व ज्ञान का प्रयोग यहाँ करता है बच्चा।
बच्चा जो है अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है टॉप टू डाउन प्रोसेस में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टॉप डाउन मॉडल। प्रोसेस को मॉडल भी कहा जाता है, ये चीज आप ध्यान रखिए, प्रोसेस को मॉडल भी लिखा हुआ है प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक श्रोता किसी विचार को सुनते समय मुख्य बिंदु सुनता है। श्रोता मतलब सुनने वाला, किसी विचार, कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, उसके विचारों को सुन रहा है। एक श्रोता किसी विचार को सुनते समय मुख्य बिंदु को सुनता है, अनुमान लगाता है, निष्कर्ष निकालता है और सारांशीकरण करता है। वह इस युक्ति को क्या कहा जाएगा? अनुमान लगा रहा है, सुन रहा है, मुख्य विचार को सुन रहा है, अनुमान लगा रहा है, सारांशीकरण कर रहा है। आप इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन में दिया हुआ ऊर्ध्वमुखी या अधोमुखी, तो आपका जवाब होगा अधोमुखी, टॉप टू डाउन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वमुखी श्रवण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। ऊर्ध्वमुखी श्रवण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है कौन? श्रुतलेख, क्लोज परीक्षण, सार लिखना, एक्स्ट्रापोलेटिव। आपको याद रखें यहां पर एक से अधिक जवाब है। श्रुतलेख, आप गौर करें सवाल क्या है, ऊर्ध्वमुखी श्रवण प्रक्रिया, ऊर्ध्वमुखी श्रवण प्रक्रिया में क्या करता है, किसको प्रोत्साहित करता है? श्रुतलेख को प्रोत्साहित करता है। यस सर, श्रुतलेख को प्रोत्साहित करता है। डिक्टेशन यानी श्रुतलेख इसी को कहा जाता है। दूसरा क्लोज परीक्षण, क्लोज श्रवण भी होता है सर। सार लिखना, तो सार लिखना तो यहां आ जाएगा, सारांश लिखना या सार लिखना। और एक्स्ट्रापोलेटिव, एक्स्ट्रापोलेटिव भी यहां आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा सर श्रुतलेख और क्लोज परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, ज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई निपुणता। ज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई निपुणता संकेत करती है कि, क्या संकेत करती है? ये यही संकेत करती है क्या जटिल तथा अमूर्त विचार अमूर्त भाषा के माध्यम से प्रेषित किए जाते हैं, या दिन प्रतिदिन या यहाँ और अब के संप्रेषण के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो दिन प्रतिदिन वाली भाषा का प्रयोग तो यहाँ हो रहा है। नेक्स्ट को संप्रेषणात्मक भाषा कौशल या काव्य अंगों के लिए भाषा का प्रयोग। तो बेहतर आंसर आपको क्या लग रहा है? जटिल तथा अमूर्त विचारों को अमूर्त भाषा के माध्यम से प्रेषित करना। संज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई निपुणता में यही आता है कि अमूर्त विचारों को अमूर्त रूप से प्रेषित करना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्थिति दी गई है, दो स्थिति। अब आपको बताना है कि कौन सा स्थिति क्या है। पहली स्थिति, रमेश और सुरेश दोपहर के भोजन के समय आपस में अंग्रेजी में उन सब कामों के बारे में बात कर रहा है जो उन्होंने पिछले दिन किया था। तो इसका मतलब है रोजमर्रा की बातें कर रहा है वो। और दूसरी स्थिति है कि सुनैना विज्ञान की कक्षा में किए गए प्रयोग के बारे में विस्तार से टिप्पणी लिख रही है। तो आप याद रखिए, जो दिन प्रतिदिन यानी कल पिछले दिनों ने उन्होंने क्या किया उस पर अगर वो डिस्कस कर रहा है तो ये कहलाएगा रोजमर्रा की बातचीत, और रोजमर्रा की बातचीत कहलाता है BICS। और वो सुनैना जो कल प्रैक्टिकल की थी विज्ञान पर, और आज वो अपने मूर्त विचारों से कल उन्होंने जो जो किया उसको आज ये अपना लिख रही है चिंतन करके, तो ये कहलाएगा CALP, यानी संज्ञानात्मक रूप से भाषाई निपुणता वो दर्शा रही है। क्लियर है? उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां ऊर्ध्वमुखी श्रवण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां ऊर्ध्वमुखी रणनीति से संबंधित है या ऊर्ध्वमुखी श्रवण से संबंधित है? पहला ऑप्शन, पूरे संदेश को सुनकर
पृष्ठभूमि का ज्ञान सारांशीकरण के लिए प्रयुक्त करना। तो सारांशीकरण के लिए प्रयुक्त करना यहां आ गया। ये ऊर्ध्वमुखी प्रक्रिया नहीं है, ये तो अधोमुखी प्रक्रिया है। दूसरा, स्रोत लेख, क्लोज स्रोत लेख, बहुविकल्पीय प्रश्न, स्रोत लेख, क्लोज स्रोत लेख, बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, सकारात्मक और नकारात्मक तथ्यों को पहचानना। मतलब एक सेंटेंस हमने दिया, आज दिन है, आज सोमवार है, इसको नकारात्मक सेंटेंस में बदलिए तो आज सोमवार नहीं है। तो ये कहाँ आएगा? यही आएगा ऑप्शन आपका सही, अधोमुखी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां ऊर्ध्वमुखी श्रवण से संबंधित है? ये तो हो गया। उसके बाद कह रहा है कि बताइए, शीला भाषा से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियां करती हैं और पता कीजिए कि इनमें से कौन सी बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल है और कौन सी संज्ञानात्मक शैक्षिक भाषा निपुणता है। यानी आपको यहाँ पर दो गतिविधि दिया गया है, उसके बाद नीचे कूट है। आपको पूछ रहा है कि पहली गतिविधि क्या है, ये है, या पहली गतिविधि ये है। शीला भाषा से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियां करती हैं, पता कीजिए कि इनमें से कौन सी बुनियादी अंतःवैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल है, यानी BICS है, और कौन सा एक ज्ञानात्मक शैक्षिक भाषा निपुणता यानी CALP है। पहला ऑप्शन पढ़िए। अब पहला कथन हम पढ़ेंगे, गतिविधि आपको तुरंत समझ लेना है कि ये इधर आएगा कि इधर आएगा। पहला, वह अपने मित्रों के साथ संवाद करती है तथा उनके साथ अंग्रेजी में बातचीत करती है। तो साधारण बातचीत हो रही है, डेली बेस पर बातचीत हो रही है। और दूसरा कह रहा है कि अपने भौतिक विज्ञान की कक्षा में नोट्स लेती है तथा प्रयोगों पर रिपोर्ट लिखती है। तो पहली बच्ची जो अंग्रेजी में बातचीत कर रही है वो डेली लाइफ की बातचीत कर रही है, वो यहाँ चला आएगा, और जो प्रैक्टिकल का रिपोर्ट तैयार कर रही है वो यहाँ चला आएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि कक्षा 8 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को 5 वाक्य पढ़कर सुनाती है तथा उन्हें ठीक उसी तरह लिखने के लिए कहती है। ठीक उसी तरह, सेम टू सेम, डिट्टो लिखना है, अपना विचार उसमें नहीं डालना है, जो आपने सुना वही लिखना है। तो जो आपने सुना वही लिखना है, वो तो यहाँ आ जाएगा कि जो आपने सुना वही लिखना। वह श्रवण की कौन सी युक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है? कक्षा 8 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को 5 वाक्य पढ़कर सुनाती है तथा उन्हें ठीक उसी तरह लिखने के लिए कहती है। श्रवण की कौन सी युक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास करती है? अधोमुखी युक्ति, युक्ति के रूप में श्रुत लेख, या उचित श्रवण, या ऊर्ध्वमुखी युक्ति? तो आंसर होगा ऊर्ध्वमुखी युक्ति। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन है, एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधि आयोजित करती है। डेली क्लास में आती है टीचर और ये काम करती है। कौन सा काम करती है? कक्षा को 5 समूह में बांट देती है और उन्हें बातचीत करने के लिए प्रतिदिन का विषय देती है। 5 समूह में बांटकर उसे बातचीत करने के लिए डेली का विषय देती है, डेली जो होता है। बाद में प्रत्येक समूह से एक एक विद्यार्थी को उठाती है और उसे पूरी कक्षा के सामने दूसरे समूह में बातचीत करने के लिए कहती है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में से संबंधित अगर बातचीत हो रही है तो आपसे सवाल कर रहा है कि वह किसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। सिंपल है, बिना ऑप्शन देखे आप आंसर दे सकते हैं कि ऊर्ध्वमुखी बातचीत को बढ़ावा दे रही है, वो श्रवण को बढ़ावा दे रही है। उसके बाद फिर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका समाचार पत्र से एक अनुच्छेद लेकर 2 बार सुनाती है। अखबार पेपर से कोई न्यूज़ पढ़ा और उस न्यूज़ को बच्चे को 2 बार हमने सुनाया। एक शिक्षिका समाचार पत्र से एक अनुच्छेद लेकर शिक्षार्थियों को 2 बार सुनाती है। उसके पश्चात उन्होंने जो सुना उस आधार पर उस अनुच्छेद को दोबारा लिखने के लिए कहती है और शिक्षार्थियों को उस सुनाए गए अनुच्छेद के निकटस्थ अर्थ को लिखना है। गौर कीजिए,
जो हमने सुनाया है समाचार उसको डिट्टो नहीं लिखना है, बल्कि उसके निकटस्थ अर्थ, यानी उस समाचार को बच्चे अब अपनी भाषा में लिखेंगे, अपने शब्दों में, अपने विचारों से जोड़कर उसे लिखना है। तो बिल्कुल वही शब्द और वही वाक्य नहीं लिखना है। तो श्रवण के लिए यह युक्ति क्या कहलाएगी? एक बार पूरा क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। एक शिक्षिका समाचार पत्र से एक अनुच्छेद लेकर शिक्षार्थियों को 2 बार सुनाती है। उसके पश्चात उन्हें जो सुना उस आधार पर उस अनुच्छेद को दोबारा लिखने के लिए कहती है और शिक्षार्थियों को उस सुने गए अनुच्छेद के निकटस्थ अर्थ को लिखना है। बिल्कुल वही शब्द और वाक्य नहीं लिखने हैं। अब आपसे सवाल कर रहा है कि श्रवण के लिए यह कौन सी युक्ति कहलाएगी? तो जब बच्चा उसमें अपना विचार को मिलाकर लिख रहा है तो वो आ जाएगा अधोमुखी प्रक्रिया। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपसे लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूं। निम्नलिखित कार्य लेखन की किस श्रेणी में आएगा? निम्नलिखित कार्य लेखन की किस श्रेणी में आएगा? कार्य क्या है? कल्पना कीजिए कि आप कहानी में एक चरित्र हैं। कल्पना कीजिए कि उस कहानी में आप एक चरित्र हैं और उस चरित्र में स्वयं को रखकर अपने मनोभावों को डायरी में लिखिए। तो ये इस प्रकार का लेख करना कि उस कहानी के अंदर अपने आप को पहले मान लेना और उसके बाद उसको डायरी में हम कोई उसका लेख लिख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रापोलेटिव। एक्स्ट्रापोलेटिव का अर्थ ही होता है कि किसी कहानी में अपने आप को वहाँ पर रख कर उसको समझना। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ था वर्णनात्मक लेखन कहलाएगा या एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन कहलाएगा या विश्लेषणात्मक लेखन या प्रशासनिक लेखन। उम्मीद है कि और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पिछले साल 2021-22 के ऑनलाइन शिफ्ट में इस बिंदु से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोगों के पास अगर वो क्वेश्चन बैंक है तो आप उसको कृपया देख ले। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आया है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये श्रवण कौशल की रणनीति कि दोनों रणनीति आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर बेहतर तरीके से समझ में आ गई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसमें अपना कमेंट लिखकर बताएं। धन्यवाद।